आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करने वाले हैं। बात करें सबसे बेसिक्स की, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स होते हैं उसमें आता है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स व्हेन वन ऑफ देम शुड बी एन इंसुलेटर। ये काफ़ी बेसिक सा पार्ट है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक इंसुलेटर होता है और अगर हमको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कोई भी ये एक रॉड है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स का या तो कुछ ट्रांसफ़र या तो कुछ गेन होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बात करते हैं कुछ और थोड़े बेसिक से पॉइंट की कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सबको पता होता है, इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वो कभी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल में ही हमको मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं कि कंडक्टिंग बॉडीज़ के बारे में। तो कंडक्टिंग बॉडीज़ में क्या होता है कि एक ये हमारे पास मान लेते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी है मेरे पास, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग बॉडी पे जो भी चार्ज अक्यूमुलेट होगा वो कभी भी इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। इसका थियरी अगर जानना हो तो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट्स अ रिविजन थिंग, बट इसका थियरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जो अपन नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करेंगे। और यहाँ पर जो चार्ज अक्यूमुलेट होता है अभी के लिए अपन इतना जान लेते हैं कि वो ऑन सरफेस होता है, और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए चार्ज अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, चाहे वो यूनिफॉर्मली हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली हो, ठीक है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज़ दी कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, तो इससे इसका चार्ज Q1 कह देते हैं, इसका चार्ज Q2 कह देते हैं। तो दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स आएगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ Q1 एंड Q2 का नेचर। सो वी कैन से कि जो F होता है वो इसके बराबर आता है, F इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर F इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रेशियो रखता है रेडियस के साथ, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रेशियो रखता है आर के साथ, मतलब चार्ज के साथ। यहाँ पर जो हमारा के होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आता है 1/4πε0। और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें तो हो जाएगा 9 × 10⁹ यूनिट्स का, ज़रा आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है E = एप्सिलॉन नॉट × ER। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो अब ये परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है, जिसका वैल्यू करीब करीब 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और ये जो ER है, ER होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर थियरी जानना हो तो एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी एक चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर ये एक स्पेस ऑफ मैटर है, इसमें से कोई भी दो चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ के एटम्स को पोलराइज करने के लिए वो मटेरियल कितनी क्षमता रखता है, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इन जनरल ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है अगर आपको एडवांस टारगेट कर रहे हो, बट फॉर रिविजन आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस टाइम्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एफ मीडियम की बात करते हैं। एफ कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम में एफ है यानी कि ये KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को वो मीडियम में कितना फोर्स चाहिए वो बताता है, ठीक है। अभी ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कूलम्स लॉ का, कि ये जो हमारा कूलम्स लॉ होता है वो वैलिड होता है ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। जैसे कि वरना क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो अगर ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, इसका कुछ रेडियस r है, इसका भी कुछ रेडियस r है, तो अभी होगा क्या कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इसके, मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पीछे चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिपल्शन के कारण पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ये जो पीछे चला जाता है तो उसमें ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो वेरी करता रहता है। तो इसके ऊपर से हम लोग ये कमेंट नहीं कर पाते कि जो रेडियस तो अगर वेरी कर रहा है तो फोर्स टेक्निकली वेरी करना चाहिए। तो इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म या तो फिर जो हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन कैसे करना है उसके बारे में। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो दो चार्जेस है ये दोनों चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो हम लोग ये कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका भी थियरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हम आगे पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आपको बेसिकली क्या होता है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा वेक्टर ऐसे है। तो आपको सोच समझ के अगर आपका वेक्टर्स अच्छा है तो इसका एक प्रॉपर वे में समीशन करना है, ठीक है।
तो और अभी जो भी एफ नेट है उसको वेक्टोरियली ऐड कर देना है, जो कि क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और इंटू एफ नेट वैक्टर, मतलब एफ नेट कैप, वो डायरेक्शन शो करने के लिए। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसका ये फॉर्मूला आ जाता है कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस। तो ये क्या चीज़ है? अब इसमें होता क्या है कि अगर दो चार्जेस है जो एक डिस्टेंस मान लेते एक्स पर है, एक का नेचर है प्लस, दूसरे का नेचर भी है प्लस। अब मैं यहाँ पर प्लस क्यू रख रहा हूँ, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में जो है रिपल्शन होगा, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये चार्ज यहाँ पर ऐसे 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 एस एच एम परफॉर्म करेगा। अभी देखो यहाँ पर अगर ये एस एच एम परफॉर्म करे, इसका मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी इक्विलिब्रियम का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो एक सिंपल वे में देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 3 कटोरे हैं, ठीक है। अगर स्टेबल अनस्टेबल का आपको इतना क्लैरिटी नहीं हो तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये 3 कटोरे हैं मेरे पास, या तो 2 कटोरे हैं और एक फ्लैट सरफेस है। तीनों के ऊपर मैंने एक छोटी सी टिप रख दी है, ठीक है, एक छोटा सा डब्बा रख दिया। अभी इस डब्बे को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो भी ये अपनी वापस मीन पोजीशन पर आएगा, इस तरफ लेके जाऊंगा तो भी अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। और इसको मैं अगर ऊपर रखा है मैंने, इसको मैं यहाँ पर धक्का दूंगा ये नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर धक्का दूंगा ये नीचे गिर जाएगा, और ये तो भाई अपने न्यूट्रल है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह रहा है। अभी ये एस एच एम तभी परफॉर्म करता है जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा मोशन अपन कंसिडर करेंगे, वो होगा ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो। पर अगर मैं इसको इस तरफ धक्का दूँ, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने 2 लिखा है ये मैं पॉइंट 2 की तरफ धक्का दूँ, तो इसमें ये इसका डायरेक्शन एक, इसका अगर मैं वेक्टर रिजॉल्व करूँ तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, जिसके कारण ये टेंडेंसी रखेगा ऊपर एस्केप कर जाने की। तो अभी ये यहाँ पर भी हम कहेंगे तो इसको इक्विलिब्रियम ही, पर ये हो जाएगा कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें चार्ज हमारा एस्केप कर जाएगा। केस 2 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू नॉट है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट है, दोनों के बीच में माइनस क्यू वन चार्ज रख दिया है मैंने। अब माइनस क्यू वन रखा है तो अगर मैं इसको इस साइड डालूंगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा, इस साइड डालूंगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में तो भाई इक्विलिब्रियम में है, पर कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और सेम चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पर डालूंगा तो ये इसको चाहेगा कि ये नीचे आ जाए, ये चाहेगा कि ये नीचे आ जाए, दोनों का वेक्टर लेंगे तो ये ऐसे वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे एस एच एम परफॉर्म करेगा, तो ये इसके लिए हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट 4 पर आता है जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ 2 सस्पेंडेड क्यू चार्जेस। और ये काफ़ी फेमस केस है कि अगर मैं कोई एक पॉइंट से 2 चार्जेस को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास दोनों को ऐसे लटका रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, यहाँ पर 2 फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक एम जी। तो यहाँ पर जो मेरा एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का जो रिलेशन आता है वो ये होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस बनता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस उधर कम है, कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर दूसरा चार्ज है। अभी अगर इन दोनों के बीच में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। तो अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फाई एम है और ये एम है, पर ये थीटा दोनों केस में सेम रहेगा। अगर कंसिडर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये थीटा दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो वो तो जो है हमारे पास वो तो मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो चाहे यहाँ पर कितना भी मास क्यों ना हो, अलग मास हो सेम मास हो, ये थीटा जो है वो इस मास के इंडिपेंडेंट होगा। अभी बात है कि जनरली आपने क्वेश्चंस देखोगे जिसमें कहता है कि दो ऐसा एक सिस्टम है, उसको पहले एक लिक्विड में डाला जिसका डेंसिटी कुछ एक्स समथिंग है और वो थीटा एंगल पर है, उसको बाहर निकाला फिर भी थीटा एंगल पर है। तो उसको करने के 2 तरीके हैं। आप पहला तरीका तो ये हो जाए कि ऊपर एयर में tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी है और नीचे tan थीटा इक्वल्स टू एम जी, जी इफेक्टिव है। जी इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालेंगे, जो फ्लूइड्स में करते हैं रो वी एल माइनस रो वी नॉट एल, वैसे मतलब उस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों tan थीटास को जो है दोनों को इक्वेट कर देंगे। पर ये तो हो गई मेथड वाली बात, मतलब कि कैसे प्रॉपर में। बट अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोचें तो हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई जो जी इफेक्टिव है वो क्या है, मेरा जी इफेक्टिव है वो है 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रह रही है,
तो ये जो के है, के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड, तो वो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना, जो कि है रो नॉट अपॉन रो नॉट माइनस रो एल। इसका भी अगर आपको डेरिवेशन जानना है तो इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ये अभी का बेसिक्स है। जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि के इक्वल्स टू रो नॉट बाय रो एल, रो नॉट माइनस रो एल, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होती है उससे वो फील्ड इमर्ज होती है। और पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन देखें तो वो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वेक्टोरियल फॉर्म में देखें तो वो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बाय आर वेक्टर, या आप एक बार गो थ्रू कर लेना। चीज़ है कि ये तो सिमेट्रिकल बॉडी, मतलब कि सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, बट अगर एक अनसिमेट्रिकल जैसे कि ऐसा कोई एक आर्बिटरी शेप का बॉडी मेरे पास आ गया तो मैं कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए ये काफ़ी एक बढ़िया सा पॉइंट है कि भाई मैं कोई भी, मेरे को ये नहीं पता कि कितना चार्ज है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर डी क्यू चार्ज है मेरा, ठीक है, डी क्यू चार्ज है मेरा। अब डी क्यू चार्ज है तो अब मैं इसी को इंटीग्रेट करता हूँ। देखो के तो मेरा कांस्टेंट रह रहा है, डी क्यू बाय आर स्क्वायर कोई भी एक पॉइंट मैं पी ले रहा हूँ तो उसके लिए तो इससे डिस्टेंस तो पी रहेगा। तो अब मैं इसको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है कि एक्सटेंडेड बिकॉज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ वेक्टर बाय क्यू कंसिडरिंग क्यू विच इज वेरी स्मॉल आई टेंस टू जीरो, इफ बिग चार्ज देन क्यू विल हैव रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करेगा। वो ये होता है कि जब हम लोग कहते हैं कि हम, आपने ये एक्सप्रेशन तो ज़रूर सुना होगा कि फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब अभी ये जो एफ इक्वल्स टू क्यू ई जो हम बताते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है, वॉट डू वी एक्चुअली मीन बाय एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो हमारा चार्ज है वो बहुत छोटा है, छोटा इन द सेंस कि टेंस टू जीरो, इतना छोटा। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया तो चार्ज के नेचर के कारण जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेक्निकली रिड्यूस होगी, ठीक है। ये काफ़ी एक, इसका अगर आपको अच्छे से जानना हो तो इसका थियरी आप कोई भी अच्छी बुक में से पढ़ सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट 5b के बारे में, जो कि है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। वो कैसे होता है, मान लो कि कोई एक चार्ज इस तरीके से जा रहा है तो आपको इसमें भी देखो हर चीज़ सेम रहेगी, बस एक चीज़ मैटर करेगा कि जी इफेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है इस पॉइंट के केस में, ठीक है। जी इफेक्टिव में अभी कैसे देखेंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, एक फोर्स ड्यू टू एम जी और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एम जी प्लस क्यू ई। अभी डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो क्या लगेगा, ऊपर है तो एम जी माइनस क्यू ई लग जाएगा। अभी मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि भाई ये कितना इफेक्ट शो कर रहा है, तो मैं जी इफेक्टिव निकाल लेता हूँ। तो जी इफेक्टिव कैसे निकालूंगा, जो जी होता है अपना 9.8 प्लस और माइनस क्यू ई बाय एम, ये मेरे को एक्सेलरेशन दे देगा। अभी प्लस और माइनस इसीलिए कि मेरे को नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ऊपर है, या तो कोई एंगल थीटा पर है, कोई एंगल थीटा पर होगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व करके लिख देंगे। इसमें भी जैसे हमने पानी वाला केस जो यहाँ पर पढ़ा था, सेम पानी वाला केस यहाँ पर भी आता है कि पानी मतलब कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाला, उसमें हम लोग जी इफेक्टिव कुछ इस तरीके से निकालेंगे जो आपने फ्लूइड्स में पढ़ा होगा कि जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी टाइम्स 1 माइनस रो एल बाय रो एस माइनस क्यू ई बाय एम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इस केस में। तो अपने को पता है कि भाई टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पर वापस जी इफेक्टिव आ जाएगा, जी इफेक्टिव का यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर माना इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, अगर नीचे होता तो प्लस होता। तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस माइनस भी लिख सकते हो। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स किस चीज़ के कारण आता है। तो होता क्या है कि कोई भी एक, मेरे पास मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बॉडी है इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है, तो इसके कारण इसके अंदर एक चेंज ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। तो उसी चेंज को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अगर ठीक से जानना हो तो अगेन आई एम टेलिंग कि एक रिविजन थिंग है, तो इसमें हम लोग सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि, बट ये अपने को याद रखना है कि दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला रहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई एस विच इज ई एस कॉस थीटा ई डॉट एस डॉट प्रोडक्टेड। सो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज आप अगेन इसको ई डॉट डी एस से इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड, चलो पहले फ्लक्स कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लक्स कंटिन्यूड यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्लक्स इन होता है, कोई भी चीज़ में जो फ्लक्स इन होता है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं, और जो फ्लक्स आउट होता है, मतलब कोई भी चीज़ से फ्लक्स बाहर निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो कोई भी एक क्लोज बॉडी के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर, सॉरी, मेरे पास यहाँ पर एक क्लोज बॉडी है, तो इसमें से फ्लक्स इन फ्लक्स आउट कितना होगा, यहाँ पर मान लेते हैं n टाइम्स कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, यहाँ पर वही n टाइम्स उसको पॉजिटिव करके बाहर भेज रहा है, तो नेट तो मेरा ज़ीरो ही हो गया ना। तो यही चीज़ होता है कि मेरा फ्लक्स नेट हमेशा जो है वो ज़ीरो ही रहेगा कोई भी क्लोज बॉडी के लिए, ठीक है। और यही चीज़ इनडायरेक्टली गॉस लॉ भी है। गॉस लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी क्लोज्ड सरफेस जो मेरा फ्लक्स नेट है वो होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, क्यू इन वो चार्ज है जो एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मान लो कि ये क्लोज सरफेस है मेरा, जिसके अंदर प्लस Q1 माइनस Q2 और बाहर Q3 Q4। तो अभी इसका नेट चार्ज मैं क्या लिखूंगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, नहीं, वो गलत चीज़ हो जाएगी। इसका नेट चार्ज वही होगा जो ये क्लोज्ड बॉडी के अंदर है, जो कि है Q1 माइनस Q2। यहीं पर अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल इसीलिए कि भाई ये एक सरफेस से स्टार्ट करे तो ये पूरा सरफेस कवर हो जाना चाहिए। यही है फ्लक्स। अभी एक और चीज़ हम लोग मिस कर गए कि भाई जो एरिया वेक्टर होता है, फ्लक्स का एक और भी फॉर्म होता है कि E.dA से भी हम लोग फ्लक्स को लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया फ्लक्स इक्वल्स टू हम लोग E.dA, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, DA फॉर एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो हमेशा कोई भी एक सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये मेरा एक शीट है, तो मेरा एरिया वेक्टर ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये जो इससे परपेंडिकुलर जा रहा है, इसी को मैं एरिया वेक्टर कहूँगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज़ की। सबसे पहला आता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। अभी आप इसको डेरिवेशन वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कोई भी अच्छी बुक से देख सकते हैं, बट अभी के लिए इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है ड्यू टू एक्सटेंडेड, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, वो होता है KQ/L अप इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस L। यहाँ पर जो L है वो रॉड का लेंथ है, और R वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो रॉड की चार है। अभी अगर यही रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखेंगे तो वो हो जाता है 2KQ/r टाइम्स L² प्लस 4r स्क्वायर। और यही अगर इनफाइनाइट वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 2K λ/r। बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड की। सेमी इनफाइनाइट रॉड में अगर हम लोग कोई पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, नेट फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर EX इक्वल्स टू EY जो कि K λ/r के बराबर हो जाएगा। दोनों का हम